सबका स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग द किंगडम ऑफ रियून्स के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एडोनिस गुस्से में उबलता हुआ अपनी आंखें खोलता है। इसके बाद वो सबसे पहले खुद को उस सील से पूरी तरीके से आजाद करता है और आगे बढ़ के एक ऑफिसर से उसकी स्टिक छीन के उसके गले में घुसा के उसे मार देता है। और इसी तरह से एडोनिस दूसरे ऑफिसर के सर में स्टिक को घुसा के मार देता है। जिसके बाद वो तीसरे की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी गन से उसी को ही मार देता है। फिर एडोनिस पीछे मुड़ के डरोका की तरफ देखता है और उसके भी सर के ऊपर बंदूक तान के गोली चला देता है। लेकिन एडोनिस ने डरोका को नहीं मारा था, बस उसकी हथकड़ियों को खोल दिया था। जिसके बाद एडोनिस चुपचाप आगे बढ़ जाता है। फिर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो कि एनएसबी के डायरेक्टर यामातो हैं। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि एडोनिस अपनी जेल से भाग निकला है तो वो अपने एग्जीक्यूटिव से कहते हैं कि तुम्हें जाके उसे पकड़ना है और मार देना है और तुम उसके लिए 5 क्लास के लेवल से भी ज्यादा के वेपन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उस एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर काफी ज्यादा बच्चों वाला था, इसलिए यामातो की छोटी बहन यूकी जो कि एनएसबी की वाइस डायरेक्टर है वो काफी गुस्सा हो जाती है। इसीलिए यूकी यामातो से कहती है कि मैं किसी दिन उसे मार दूंगी। लेकिन यामातो अपनी बहन से कहता है कि वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि वैसे भी वो हमारे सिक्योरिटी ब्रांच का एक एग्जीक्यूटिव है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये एग्जीक्यूटिव एक ह्यूमनॉइड साइबॉर्ग है। फिर हम लोग इंटरमेंट कैंप को देखते हैं जहाँ पे हर तरफ कत्लेआम मचा हुआ था और हर जगह पे लाशें फैली हुई थी और एडोनिस अपना मैजिकल वेपन अपने साथ लेके गया था। इस वजह से इंचार्ज काफी घबराया हुआ था। बाकी के सोल्जर्स उसे बताते हैं कि जो लड़की यहाँ पे आई थी वो आपका फोन लेके गई थी, जिसके बाद उसने आपकी आवाज की नकल करके सारे चेम्बर्स को खोल दिया था। इंचार्ज को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो लड़की उसके फोन को कैसे अनलॉक कर सकती है, जबकि वो तो खास मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। और इसी के बाद ही हमें पता चलता है कि एडोनिस का थ्रेट लेवल एसएस है जो यहाँ पे लंबे टाइम से कैदी बना हुआ था, जो कि था क्लोई का स्टूडेंट एडोनिस। फिर हम लोग एडोनिस को देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। फिर एडोनिस अपने रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ एक गोली चलाता है और एडोनिस के मैजिक की वजह से वो बुलेट इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग को आसानी से तोड़ के रख देती है। जिसके बाद एडोनिस कहता है कि अब समय आ गया है इस दुनिया के आखिरी इंसान को मिटाने का। फिर हम लोग उसी एग्जीक्यूटिव को देखते हैं जो कि साइबॉर्ग थी और वो कैंप के अंदर जाके वहाँ पे जितने भी विचेस थी उन सभी को मार डाला था। जिसके बाद वो इंचार्ज को भी वहीं पे खत्म कर देती है। फिर हम लोग डोरोका को देखते हैं और वो जैसे ही देखती है कि एडोनिस ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है तो वो काफी निराश हो जाती है। इसीलिए डोरोका खुद को दोष देते हुए कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाई। फिर हम लोग एडोनिस को देखते हैं जो सिटी में इधर उधर घूम रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि अगर क्लोई यहाँ पे होती तो वो शायद ही मेरी तारीफ करती कि मैं जो करने वाला हूँ। शायद वो मुझसे ये कहती कि बदला लेने से मैं फिर से जिंदा नहीं हो जाऊंगी। अगर तुम भागने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम्हें हंसी खुशी अपनी लाइफ को जीना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो यही कहती। लेकिन 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि 10 साल बीते या फिर कितने भी, मैं कभी भी वो नहीं भूल सकता हूँ जो हुआ था, वो आवाज, वो चेहरा, वो शब्द। फिर एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता था क्लोई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीरते हुए एक बड़ा सा जायंट बाहर निकलता है जो बाहर निकलते हुए बिल्डिंग्स को तोड़ के तबाही मचाने लगता है। फिर हम लोग एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि शहर के बीच में एक बहुत बड़ा जायंट आ गया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर इसको एक प्रैंक समझते हैं और बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन अचानक से एक कार उनके पुलिस स्टेशन में आके घुसती है। उन्हें शुरुआत में लगता है कि ये सब कुछ ड्रग की वजह से हो रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकल के खुद देखते हैं कि वो जायंट सच में है तो वो फोन पर से कहते हैं कि एनएसबी को यहाँ पे भेजो। फिर हम लोग एडोनिस को देखते हैं जो कि जायंट की मदद से वहाँ पे तबाही मचा रहा था, जिससे बहुत सारे लोग तो मलबे के अंदर दब के ही मारे जाते हैं। और एडोनिस इसी तरह से तबाही मचाते हुए एम्परर गोथे की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर हम लोग यामातो को देखते हैं जो कि पूछता है कि एम्परर को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। उसके लोग उसे बताते हैं कि रिपोर्ट को क्वीन ने ब्लॉक कर दिया था, ये कहते हुए कि एम्परर की हालत काफी खराब होती जा रही है। तो फिर यामातो कहता है कि मैं अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद यामातो एडोनिस के ऊपर एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स से हमला करने के लिए भेज देता है जो कि हथियारों से फुल्ली लोडेड होंगे। यूकी यामातो को बताती है कि कैंप के अंदर से वो लड़का और उसका वेपन दोनों ही गायब हैं। यामातो अपने लोगों से पूछता है कि मैजिक को सप्रेस करने वाले डिवाइस के बारे में क्या हुआ है। वो लोग उसे बताते हैं कि वो तो अंडरग्राउंड स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात के ऊपर शक है कि 10
10 साल बीतने के बाद भी वो सही से काम करेगा या नहीं। यामातो यूकी से कहता है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे टैंक्स आ जाते हैं जो कि एडोनिस के जायंट के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। वो सभी टैंक एक साथ एडोनिस के जायंट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उनका निशाना एडोनिस के जायंट के ऊपर लग ही नहीं पा रहा था। लेकिन एडोनिस अपने जायंट का इस्तेमाल करता है और एक बिल्डिंग के ऊपर पंच मारता है, जिससे उस बिल्डिंग का जो मलबा था वो जाके सीधा उन टैंक्स के ऊपर लगता है और वो सभी टैंक्स एक ही बार में वाइप आउट हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि एडोनिस के लिए 10 साल मीनिंगलेस नहीं थे। इतने टाइम में उसके पास इतना समय था कि वो बिना किसी दिक्कत के पूरे नेशन को खत्म करने के लिए एक अच्छी रिसर्च अपने मन में कर सकता था। कोई ऐसा जो कि बीच नहीं है और उसे रिटन स्टाइल मैजिक सीखने के लिए मैजिक के सिस्टम और उसके अर्थ को मैथमेटिक स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी एक खास तरह की क्विल के साथ जो कि एडोनिस का वेपन है। और बेशक बिना एक महान टीचर के इसको मास्टर करना नामुमकिन है, लेकिन एडोनिस के पास पहले से ही क्लोई थी और एडोनिस के लिए अभी के ये लोग और 10 साल पहले के वो लोग, उन दोनों के बीच ही में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए क्लोई को उन लोगों ने अपने महान पर्पस के लिए मारा था और जो लोग इस सिटी में रह रहे हैं और उनके इस गिल्ड का फायदा उठा रहे हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए एडोनिस के लिए इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। जिसके बाद एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी मशीन गन बना लेता है, जिनके साथ ही जितने नीचे लोग थे उन सभी के ऊपर वो फायर करने लगता है और जितने भी लोग इधर उधर भाग रहे थे एडोनिस उन सभी को गोलियों से छल्ली छल्ली कर देता है और एडोनिस मुस्कुराते हुए कहता है आँख के बदले आँख और कुछ भी नहीं। जिसके बाद एडोनिस खुशी के मारे रोने लगता है और वो कहता है कि ये क्या है, मुझे आज से पहले इतना अच्छा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, कितना सुंदर नजारा है। तभी वो एग्जीक्यूटिव एडोनिस की लोकेशन एनएसबी को बता देती है, जिससे एनएसबी एडोनिस के ऊपर हमला करने के लिए फाइटर जेट को भेज देते हैं। वो सभी फाइटर जेट एक साथ एडोनिस के जायंट के ऊपर मिसाइल से अटैक करते हैं, जिससे एडोनिस का जायंट हिल जाता है और एडोनिस भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। इसी के बाद हम लोग कुछ बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ रो रहा था क्योंकि उसकी मदर मलबे के नीचे दब के मारी गई थी। लेकिन तभी वो बच्चा देखता है कि एक पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन सही समय पर डोरोका वहाँ पे आके उसे बचा लेती है और वो उस बच्चे से माफी भी मांगती है क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। डोरोका उस बच्चे को किसी के हवाले छोड़ के एडोनिस को रोकने के लिए निकल जाती है। फिर हम लोग एडोनिस को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था और वो कहता है कि मेरा शरीर अभी भी ठीक नहीं है। फिर हम लोग एम्परर गोथे को देखते हैं जो कि अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। गोथे की वाइफ कहती है कि चिंता न करो, एम्पायर सही सलामत रहेगा। गोथे अपनी वाइफ से कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि एक पावरफुल क्वीन उनकी मदद कर रही है। जिसके बाद गोथे को खांसी आती है तो खांसी के साथ ही उसके मुंह से खून बाहर आता है और हमें पता चलता है कि गोथे को कभी न ठीक होने वाली बीमारी हो गई है। और गोथे भगवान से पूछता है कि ये एक श्राप है जो आपने मुझे दिया है, लेकिन मुझे इसका पछतावा नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों और विचेस को जलाने का ये सब कुछ बस एक प्रोग्रेस थी जो कि इंसानों को एक एडवांस लेवल पे ले जा सकती थी और जब तक विचेस यहाँ पे रहती तो ऐसा नहीं हो सकता था। इंसानों को मैजिक की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही अपना संघर्ष करेंगे और ताकतवर बनते रहेंगे। इधर हम लोग एडोनिस को देखते हैं और जितने भी सोल्जर उसके ऊपर हमला करने को जाते हैं तो एडोनिस उन्हें एक एक करके मार देता है। एक सोल्जर एडोनिस से कहता है कि हमें 10 साल पहले उस विच के साथ मार देना चाहिए था। एडोनिस उसे कहता है कि हाँ तुम्हें कर देना चाहिए था, लेकिन एडोनिस उस सोल्जर को मारता उससे पहले ही वहाँ पे डोरोका आ जाती है जो कि एडोनिस से कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया है, क्या तुम अभी तक थके नहीं हो? मैं और ज्यादा मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। मासूम का नाम सुन के एडोनिस उस बंदे का गला दबा के ही उसे मार देता है। फिर एडोनिस डोरोका की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ, ये चाहे रेडियन हो या ना हो, लेकिन सभी इंसान मेरे दुश्मन हैं। डोरोका एडोनिस से कहती है क्लोई तुम्हारे लिए जरूरी थी तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन एडोनिस डोरोका का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अपने गंदे मुंह से उसका नाम मत लो और तुम मेरे रास्ते में आ ही क्यों रही हो, और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। वो हमेशा से ही गंदी तरीके से लड़ाई करते हैं। अगर उस दिन उन लोगों ने उस गंदे ट्रिक का इस्तेमाल न किया होता तो इंसान कब का खत्म हो चुके होते। लेकिन डोरोका एडोनिस से कहती है यही तुम्हारा नाम है ना जिसको एक महान विच ने अपने प्यारे स्टूडेंट को दिया था। जिसके बाद डोरोका एडोनिस को बताती है कि हम सभी भी विच हैं जो कि यहाँ से इधर उधर भाग रही थी। लेकिन एडोनिस इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डोरोका का गला पकड़ के उससे कहता है कि अगर तुम सभी विचेस हो तो फिर उस दिन क्लोई को बचाने के लिए क्यों नहीं आई थी। डोरोका एडोनिस से माफी
माफी मांगती है और उससे कहती है कि हम सभी लोग भागने में काफी ज्यादा बिजी थे। लेकिन एडोनिस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि माफी मांगने से क्लोई वापस नहीं आएगी। लेकिन डरोका आगे से कहती है कि क्लोई फिर से जिंदा हो सकती है। एडोनिस डरोका को नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि क्लोई की और ज्यादा बेइज्जती ना करो। इसके बाद वो एक शॉट बनाता है और डरोका के गले के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि जो कोई भी क्लोई के बारे में कहेगा मैं उन सभी को मार दूंगा। डरोका एडोनिस को समझाती रहती है कि क्लोई फिर से वापस आ सकती है और क्लोई को वापस लाने के लिए उन्हें एडोनिस और क्लोई की मेमोरी की जरूरत होगी। लेकिन एडोनिस आगे से कुछ सुनने को ही नहीं राजी था। इसके बाद डरोका एडोनिस से कहती है ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई। जिससे एडोनिस को क्लोई की याद आ जाती है और वो रोते हुए डरोका से पूछता है क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे क्लोई वापस जिंदा हो सकती है। डरोका एडोनिस की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि हाँ। जिसके बाद डरोका एडोनिस से कहती है कि तुम और ज्यादा अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन अगले ही पल एक गोली चलती है और डरोका की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और डरोका एडोनिस की आंखों के सामने ही मारी जाती है। यानी कि क्लोई को फिर से जिंदा करने की उम्मीद अब एडोनिस की आंखों के सामने से फिर से जा चुकी थी। और हमें पता चलता है कि ये गोली उसी एग्जीक्यूटिव ने चलाई थी जो कि आधी साइबॉर्ग थी। और इसी हलचल के साथ